नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। मोदी, मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का यह सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं करते, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है, ये बड़ा सवाल। और सवाल ये भी कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है? क्या वाकई वो उनको नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरते हैं तो जवाब जो मिलता है वो न सिर्फ दिलचस्प बल्कि आंखें खोलने वाला भी है। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उसकी हकीकत भी बेपर्दा की जाए। प्रोग्राम मोदी, मुल्क और मुसलमान के एक और शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल का आप तक सलाम पहुंचे। अपने साथी याकूब के साथ आज हम डल झील के आसपास हैं। जरा तस्वीरें दिखाइएगा। डल झील में शाम के साए ढलने शुरू हुए और पर्यटक की बड़ी तादाद जो है वो कश्मीर आ चुकी है। और कश्मीर में कहते हैं कि 2024 का जो पर्यटक है वो अब 2020 के बाद जो है, कोविड-19 के बाद जो है, बहुत ज़्यादा रफ्तार में है और धीमे धीमे लेकिन टूरिस्ट की बड़ी तादाद जो है वेस्ट बंगाल, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और उसके बाद जम्मू कश्मीर का लोकल पर्यटक जो है वो भी शाम के साए ढलने के बाद न सिर्फ डल झील बल्कि निगिन लेक, वुलर लेक और उसके आसपास में वाटर बॉडीज में वक्त बिताता है। लेकिन चूंकि हमारा सीरीज चल रहा है और हम मुख्तलिफ जगहों पे पहुंचे, पोलो व्यू से निकल कर अब हम डल झील में मौजूद हैं और मेरे साथ कश्मीर के वो लोग हैं जो ज़ाती तौर पर किसी न किसी सियासी पार्टी के साथ भी हैं, लेकिन मुसलमान होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो एक ओपिनियन था कि प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए विकास या उसके बाद जो मुसलमानों के जो इश्यूज़ हैं उनको किस तरह से देखे। कश्मीर वाहिद स्टेट है, जम्मू कश्मीर में यूटी है जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। यहाँ पर दारुल उलूम की बड़ी तादाद है, मकतबों, मसाजिदों, खानकाहों, दरगाहों और उसके बाद इमाम बाड़ों की अच्छी खासी तादाद जो है वो श्रीनगर शहर से निकलकर बडगाम, खंदा, बारामुल्ला, बांडीपोरा में बिल्कुल मौजूद है। इसका गालिबन ये मतलब है कि बीते वर्ष वज़ीर-ए-आज़म के आने के बाद जम्मू कश्मीर के आम मुसलमान का तासुर कैसा है और ये खूबसूरत तस्वीरों के साथ खूबसूरत लोगों की आवाज़ें हैं। मेरे साथ दाएं से बाएं जम्मू कश्मीर के बड़े अहम लोग हैं। साहिल साहब से शुरुआत करते हैं। साहिल साहब, ये जो मोदी, मुल्क और मुस्लिम, इस कंसेप्ट को जम्मू कश्मीर में आप कहाँ पे देखते हैं और क्या कुछ किया जा सकता है जो शंकर आचार्य के जबरवन के पहाड़ियों के नीचे लोग कहना चाहते हैं वज़ीर-ए-आज़म को? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप लोगों तक ये बात, ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेट किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है। जहाँ तक आपने मुसलमान, मोदी जी और इस सिनेरियो के मुल्क की बात की, मुझे लगता है एज अ मुस्लिम, एज अ कश्मीरी, एज एन इंडियन, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मुझे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोदी रिजीम मिली है, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिसिंग थी। वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी
آج تک مجھے لگتا ہے لوگوں کو محسوس نہیں ہوئی تھی. میں ایز اے مسلم بول رہا ہوں, جو رائٹس ایز اے مسلم مجھے لگتا ہے کہ باقی گورنمنٹس میں کہیں نہ کہیں کرب کیے جاتے تھے, ریسٹرکشنز ہوا کرتی تھی, اور جو کہیں نہ کہیں آوازیں دبائی جاتی تھی مسلمانوں کی. میں خالی کشمیر کی بات نہیں کروں گا, پورے دیش کی بات کروں گا. آج ہر ایک انسان اونچی آواز میں کھلے من سے جو اس کو کہنا ہے وہ بول سکتا ہے. ایک جس کو ہم فریڈم آف سپیچ بولتے ہیں, وہ ایکچوئل فریڈم آف سپیچ ہر ایک انسان کو ملی ہے اور ہر ایک مسلمان کو ملی ہے. آج کوئی بھی مسلمان کچھ بھی بولے, چاہے وہ گورنمنٹ کو کرٹیسزم کی طور اور لے یا چاہے اس کو پازیٹیو سینس میں لے, دونوں طریقے سے جو ہے ہر ایک مسلمان آج چاہے میڈیا ہو, چاہے سوشل میڈیا ہو, یا جو بھی پلیٹ فارم ہے اس پہ بول سکتا ہے. ایک ایسی سینس آف سیکیورٹی ملنا مجھے لگتا ہے باقی کسی گورنمنٹ میں, باقی کسی لیڈرشپ میں نہیں ابھی تک. آپ کو دیکھیے ساحل بھائی, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ جو بدلتی تصویر ہے کشمیر کی, اس میں جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کو خاص کر جو حقوق شاید سلب ہوئے تھے, شاید ان کے پاس نہیں تھے, ان کو ختم کیا گیا تھا. کیا آپ بھی مانتے ہیں, کیونکہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہیں بڑی مشکل وقت گزاری دیکھنی پڑی؟ دیکھیے تجمل صاحب, میں آپ کو بتا دوں کہ ایک کشمیری مسلمان ہونے کے ناطے ایک ایسا ٹائم تھا جب ایک کشمیری کی آئیڈینٹی کرائسس تھی. ایک ٹائم پہ ایک کشمیری کو یہ نہیں پتا تھا میں کس کے ساتھ ہوں, میں پاکستان کے ساتھ ہوں, ہندوستان کے ساتھ. آئیڈینٹی کرائسس تھی. لیکن مجھے لگتا ہے مودی جی کے نیترتو میں وہ جو ہے آئیڈینٹی کرائسس وہ کلیئر ہوگی. آج ایک کشمیری مسلم ہونے کے ناطے آج ہر کسی کو میں بھارت کا حصہ ہوں, اور ایک فخر سے کہتا ہوں میں بھارت کا نوجوان ہوں. جیسے بھارت کے جتنے بھی حصے ہیں وہاں کے نوجوان جہاں تک تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, ہمارا جو آج کا جو ہے یوا پیڑھی ہے وہ بھی اسی کمپٹیشن میں آگے بڑھ رہا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا شاید کلگام کا ایک نوجوان تھا منیر احمد, انہوں نے ناسا میں انہوں نے کہیں نہ کہیں لگا کہ کہیں نہ کہیں وہاں پہ ولنریٹی ہے, اس نے اس چیز کو ڈیٹیکٹ کر کے یہ بتا دیا کہ اس میں خرابی ہے. تو ہمارا نوجوان جو ہے آج ناسا کو کہیں نہ کہیں ان کی غلطیاں ہیں وہ باہر نکال رہا ہے. تو یہ اس مدد کیونکہ ایک ہمارے کشمیری عوام کو جو ہے سینس آف سیکورٹی ملی, اور خاص کر میں آپ کو بتا دوں کہ ایز آف مائنڈ جو امپورٹنٹ تھا خاص کر 2019 کے بعد, وہ ہمیں ایک عام کشمیری مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں وہ چیز ملی. 2019 سے پہلے آئیڈینٹی کرائسس کے ہونے ناطے ایک کشمیری جو ہے وہ آگے سوچتا نہیں تھا, آگے کی طرح اس کو پتہ نہیں تھا میرا فیوچر کا ہے. آج کے ٹائم پہ اس کو پتہ میرا فیوچر برائٹ ہے, اس لیے وہ دیش کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے. آپ بتائیے گا, آپ اس مودی ملک اور مسلمان کے کنسپٹ کو پہلے کیسے دیکھتے ہیں؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس بارے میں کہ جو پرائم منسٹر مودی کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس, وہ صرف کسی پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے نہیں ہے, وہ سب کے لیے ہے. جو اس میں ورڈ استعمال کیا گیا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس. اور دوسری بات اس میں ایڈ آن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کنٹری کو یا ایک جو خاص طور پہ مسلمانوں کو سوشل, اکنامک اینڈ ایجوکیشن کے رائٹس دیے گئے. جیسے کہ آپ کو میں کہہ سکتا ہوں عورتوں کے لیے ٹرپل طلاق بین کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس سے کیا ہوا, اس سے عورتوں کی جو رائٹس تھے وہ پروٹیکٹ ہوئے. یا مسلمس کے لیے ہے جو مائنورٹی ایم سی ایز جن کو کہتے ہیں, مائنورٹی کنسنٹریشن ایریاز جو ہے, جیسے کہ انڈیا میں بہت سارے ہے, اور ہمارے دیش میں ایسی کنسنٹریشن ایریاز ہے جن میں مائنورٹیز رہتے ہیں. ان کو اپ گریڈ کیسے کیا جائے, ان میں کیسے, جیسے کہ یہاں پہ بھی ہے, یہ کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے نا, تو یہاں پہ بھی وہی ڈیولپمنٹ رکھی گئی اسمارٹ سٹی میں. میں خود ایک انجینئر ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کیسے ڈیولپمنٹ پلانز ایگزیکیوٹ کیے گئے. اور دوسری بات, کیسے ایڈوانس کیا جائے سکلز کو, اس کے لیے کچھ سکیمز بھی رکھی گئی اس گورنمنٹ کی وسادت سے, جیسے کہ وشوکرما سکیمز. آج تک جیسے کہ ویب سائٹ بتا رہی ہے 2,13,00,000 لوگوں نے اس میں انرول کیا ہوا ہے. کشمیر میں بھی کتنے سارے لوگوں نے انرول کیا ہوگا, سبھی مسلمان ہیں. تو کیا چونکہ کشمیر جو ہے اس کو پیرور کا خطاب ہے, جی, اور دس دا لینڈ آف صوفیز, اور جب یہاں وارد اسلام آنا شروع ہوا مڈل ایسٹ سے یہ بزرگ لوگ آگے, کیا اس میں کوئی ٹھہراؤ آیا پرائم منسٹر مودی کے وقت میں؟ جو ہمارے شرائنز ہیں, ہمارے جو وقف بورڈ کے شرائنز ہیں, ہمارا جو ایک سسٹم ہے ریلیجس, اس پہ کوئی تبدیلی دیکھی آپ نے؟ دیکھیے جو آپ نے وقف بورڈ کی بات کہی, وقف بورڈ کو ایک سسٹم, ایک نظام کے تحت لایا گیا. آپ دیکھیے لوگ ہی بتا رہے ہیں, درگاہ حضرت بل میں اتنے سالوں بعد وہ بڑی سی قالین جو تھی وہ بچھائی گئی, یا ان کو بولا گیا کہ ڈائریکٹ اکاؤنٹس میں
उनको पैसे दिए जाए, जिनसे क्या हो सकता है, जिनसे दरगाह जो है या श्राइन्स जो है उनमें ही बेनिफिट हो सकता है। यानी हजरत बल श्राइन पे भी जो मौजूदा वक्त में ये माहौल तैयार किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सिर्फ एक तबके का ही प्राइम मिनिस्टर है, गुजरात से निकलकर दिल्ली, दिल्ली से निकलकर फिर बिहार और फिर यूपी, क्या इस तरह की तस्वीर आपको कश्मीर में कहीं दिख रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के स्कीम्स आते हैं, क्या उस स्कीम्स में लिखा जाता है कि ये जो है स्कीम जो है सिर्फ हिंदू तबके के लिए? जैसे इनने कहा सबका साथ सबका विकास, जो भी कोई स्कीम्स आती है वो किसी भेदभाव, किसी मजहब या किसी कास्ट को लेके उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, वो हर किसी तबके के लिए होती है। अगर कोई रोजगार का पैकेज आता है उसमें ये नहीं बोला जाता कि हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के आने के बाद एक विजन जो है, एक क्लियरिटी मिली यहाँ के लोगों को। यहाँ पे एक भेदभाव नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, हेल्थ कार्ड आजकल के टाइम पे हर किसी की जेब में, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, हर किसी की जेब में हेल्थ कार्ड है। अगर मोदी जी के नजर में डिस्क्रिमिनेशन होती तो मुसलमान को मिलता नहीं है। मुझे लगता है आज जैसे इन्होंने कहा कि मुस्लिम मेजोरिटी सिटी है, ये कश्मीर है, स्टेट है, यहाँ पे ऐसा कोई इंसान नहीं है चाहे किसी भी तबके का, हर किसी के पास मोदी कार्ड है, हेल्थ कार्ड हर किसी के पास है। वो तो किसी पर्टिकुलर तबके को नहीं दिया गया। तो मोदी जी के नेतृत्व में, किसी के नजर में मोदी जी ने किसी को डिप्रिशिएट नहीं किया, हर किसी को एक ही तराजू में तोला। आपकी तरफ आना चाहेंगे, ये जो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है, चाहे वो बिहार, यूपी, आजमगढ़ कहाँ कहाँ नहीं पहुंची, जम्मू कश्मीर में भी इन स्कीमों का फायदा जो है तमाम तबकों को मिलना चाहिए था। क्या बीजेपी ये प्रचार करने में कामयाब हो पाई कि वज़ीर आज़म और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी का जो विजन है जम्मू कश्मीर का, मुसलमानों का, वो क्या प्रचार करने में कामयाब हो पाई, या जम्मू कश्मीर के लोग समझ रहे हैं कि इससे पहले जो वज़ीर आज़म आए या मौजूदा वक्त में मोदी साहब का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ चाहता है, इसमें कोई अंतर है? देखिए तजमुल साहब, मैं एक चीज़ पूरी क्लैरिटी के साथ बताऊं, एज अ कश्मीरी मुस्लिम, एज अ कश्मीरी यूथ, जो चीज़ श्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के लिए रखी वो किसी और जगह और कहीं और नहीं थी। जी जी। रेस्ट ऑफ इंडिया अगर आप देखेंगे, रेस्ट ऑफ इंडिया में यही एक चीज़ थी जो सब लोगों के लिए लागू नहीं होती है। जो हम हेल्थ कार्ड की बात करते हैं, जो हम हेल्थ कार्ड का, जैसा कि साजिद भाई ने अभी बताया, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी वाहिद यूटी, एक ऐसी वाहिद जगह है जहां पे अबव पॉवर्टी लाइन या बिलो पॉवर्टी लाइन, इस चीज का उन्होंने मान्यता नहीं दी। या अगर ऐसा होता तो अभी हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री का जो विजिट था कुछ ही महीने पहले, उसमें हजरत बल श्राइन के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर पैकेज अनाउंस किया। तो ये उन लोगों के लिए एक तमाचा है उनके मुंह पे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ की जो अवाम है मैक्सिमम वही लोग हैं जो मुसलमान हैं, और उन्हीं की एक जो मैं सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात कर रहा था आपके साथ, वो एक चीज़ प्रधानमंत्री ने खुद घोषित की यहाँ पर उस वक्त बख्शी स्टेडियम में। तो मुझे नहीं लगता है कि जो लोग भेदभाव की जो ये पॉलिटिक्स करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उनको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी स्कीम नहीं लाई गई जहाँ पर यह बोला गया हो कि ये सुरेंद्र को मिल सकती है, खान को नहीं मिल सकती, सरदार जी को मिल सकती है, किसी बौद्ध जी को नहीं मिल सकती। ये स्कीम जिसने अप्लाई की उसको मिली, चाहे वो मुसलमान था, चाहे वो सिख था, चाहे वो कोई डोगरा था, चाहे वो यानी आम नागरिक को ये स्कीम मिली है। आपकी तरफ आना चाहेंगे, आप जम्मू कश्मीर से हैं, आप किस तरह से वज़ीर आज़म का मुसलमानों के साथ रिश्ते को देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे पर्टिकुलरली कश्मीर में 2019 के बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ही आई है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, सबका कल्याण हुआ है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास करके। ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुओं को फ़ायदा मिला, मुसलमानों को फ़ायदा नहीं मिला। जितनी भी आप स्कीमें देखेंगे, चाहे वो स्कीम घर बनाने से हो, अगर किसी गरीब का घर नहीं था उसका घर बना, घर बनने के बाद बिजली नहीं थी, बिजली भी मिली, उसके लिए भी स्कीम है। बिजली के बाद जो है पानी नहीं था, पानी के लिए भी स्कीम है। जितनी भी चीज़ें, अगर कोई घर में फिर अनएम्प्लॉयड था उसके लिए भी स्कीम है। तो पूरा कल्याण हुआ है,
मुसलमानों का कल्याण हुआ है। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँ कि मोदी जी ने एक प्रोग्राम मुसलमानों के लिए, पर्टिकुलरली कश्मीर के लिए स्टार्ट किया था, सूफी संवाद करके, जिसे क्या होता, ये जो कश्मीर की आइडेंटिटी है उसको प्रमोट करते, जिसमें सारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे कश्मीर में अभी जिंदा हैं, जितने भी लोग, उनको बुलाया गया, जो हमारे इस्लाम के यहाँ के लोग हैं, सूफीज़म से वाबस्ता है, तो उनको बुलाया गया, उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मुसलमानों का बहुत ज़्यादा फायदा मिला है कश्मीर में, इंडिया में भी। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ लोग बोलते हैं कि मुसलमानों को जो है अलग निकाला जाता है, माइनॉरिटी पे के ऊपर कोई जुल्म किया जाता आपको है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। देखिए, ये आवाजें हैं जम्मू कश्मीर से, डल झील के किनारे, जहां पर्यटक बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर आई। ये भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी के रहते जो है जम्मू कश्मीर में एक पर्यटक को, जो आपका क्रॉप इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, उसके बाद उस पर्यटक को घर तक लाने की जिम्मेदारी जो सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से निभाई। कहीं न कहीं हालात में बेहतरी आई है, लेकिन विपक्ष में या सियासत में, या चूंकि मुस्लिम मेजॉरिटी देश की वजह से यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने भी वक्तन फ़वक्तन जम्मू कश्मीर में इस चीज़ को कन्फेस किया कि माहौल बदल गया, हालात ठीक रहे हैं। लेकिन एक नौजवान को जहाँ रोज़गार की ज़रूरत है, क्या मुसलमान नौजवान को रोज़गार ढूंढने के लिए क्या उसको इतना मुश्किल मरहला मिला जहां उसका तकरीबन रोज़गार मिलना नामुमकिन है, या जैसे रोज़गार मिल रहा था वैसे ही चलता रहा, या कोई स्पेशल रियायत थी? स्पेशल रियायत तो नहीं है। अब रोजगार मिलना तो अभी भी मुश्किल है। अब चाहे हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर में तो मिल सकता है, अभी वहाँ पे इतनी कंपनियां नहीं है कि जो प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे जॉब उनको मिल सकता है। जो यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसमें तो फर्क पड़ गया है। बाकी डेवलपमेंट तो अच्छी रही यहाँ पे। उसके अलावा मोदी जी ने भाई साहब ने बताया अभी हेल्थ कार्ड का हुआ, अच्छा किया उसने। जो भी यहाँ पे बाकी स्कीमें रही उसका अच्छा फायदा मिला। यहाँ पे मुसलमानों को भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख, किसी भी मजहब से जो ताल्लुक रखता हो। देखिए, ये जब रोज़गार की बात करते हैं तो क्या हमारा मुस्लिम अमूमन जब कश्मीर में रोज़गार नहीं होता था, जब प्राइम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर में टेक ओवर भी नहीं किया था, तो गल्फ कंट्रीज में जाना पड़ता था, मिडिल ईस्ट में जाना पड़ता, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मुसलमान जो है जब दिल्ली जाता तो जामिया मस्जिद के आसपास, जब जयपुर जाता तो अजमेर के आसपास। ये गुलदस्ता मुल्क का खिला हुआ है चारों तरफ से। क्या अभी उसमें वो माहौल है कि आपको दिल्ली में जॉब मिले ना मिले, कश्मीर में आकर आपको जॉब मिलेगा? देखिए, गवर्नमेंट उसके लिए मेहनत कर रही है। हाल ही में गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2027 तक एक इनिशिएटिव लिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। ये इनिशिएटिव तभी लिया गया जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो सका। और तो आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा और भी नज़ारा दिखाएंगे कि डल झील बहुत पुरअमन है, खूबसूरत है। जी, आप आर्टिकल की बात कर रहे थे। हाँ, आर्टिकल के बाद क्या क्या चेंजेस यहाँ पे आई सबको पता है। देखिए, 2018-19 में भी इलेक्शंस हुए, भले ही इस साल कोई भी कैंडिडेट या कोई भी पार्टी जीते, मेन चीज है डेमोक्रेसी को बहाल करना। और डेमोक्रेसी को कैसे बहाल किया गया, ये साल जो 2019 के बाद, ये सारे मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर एंड कुछ डेवलपमेंट्स में लगे। और जो कश्मीर के लिए मोदी जी ने सोचा होगा या इस गवर्नमेंट ने सोचा होगा, वो अच्छा ही सोचा होगा। क्योंकि ये 4-5 साल ही दर्शाते हैं फ्यूचर कितना अच्छा हो सकता है। और दूसरी बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, ये कि एक तो फ्लो होने लगा टूरिज्म का। हम अभी डल झील में हैं और कितने सारे लोग, कश्मीर की इंडस्ट्री डिपेंड है, जैसे गल्फ में ऑयल पे इंडस्ट्री डिपेंड है, इसी तरीके से कश्मीर में टूरिज्म पे इंडस्ट्री डिपेंड है। हाल ही में गवर्नर ऑफिस से एक रिपोर्ट आई थी, कितने सारे लोग, वो शायद 2 करोड़ से अबो थे लोग यहाँ पे विजिट किए कश्मीर में। इससे पहले वो तो हिस्टोरिकल एक फिगर था, उससे पहले तो यहाँ पे था नहीं ऐसा कुछ। ये सिलसिला कब शुरू हुआ? आफ्टर 2019। यानी कुछ न कुछ चेंज आई, कुछ न कुछ सिस्टम में तब्दीली आने लगी। लोग तो वही है, लोग तो चेंज नहीं हुए, है ना। लेकिन एक प्रॉपर गवर्नेंस, एक प्रॉपर सिस्टम जो होता है, उसमें जब हम लोग घुस जाते हैं तब हमें पता चलता है दैट हाउ डू वी हैव टू फॉलो द सिस्टम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज हमने आपसे बात की, बात करने का तरीका बिल्कुल सादा था
اور شبد اور لفظ جو تھے وہ بالکل اسٹریٹ تھے کہ جموں کشمیر مسلم میجارٹی اسٹیٹ جموں کشمیر کا جو ہے یہ ملک میں جو ہے ایک تاج کی صورت رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تاج محل کا جو مقام اپنی جگہ ہے اور جس انداز سے جموں کشمیر کو پروجیکٹ کیا گیا. جموں کشمیر میں اسلام وارد ہونے کے بعد جب صوفی بزرگ کشمیر تشریف لائے تو اس وقت سے آج تک جو ٹریڈیشن ہے جو سلسلہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی. لیکن وزیر اعظم نریندر مودی کا پرسپشن جو عام لوگوں کے لیے رکھا گیا تھا غالباً یہ کہ شاید یہ کسی خاص کمیونٹی کے لیے ہے, خاص مذہب کے لیے ہی وزیر اعظم ہوں گے. لیکن کاریہ 10 سال کا مکمل ہوا چاہتا ہے اور 11ویں سال میں یہ کاریہ داخل ہو نہ ہو وہ 4 جون کو پتہ چلے گا 2024 کو. لیکن جموں کشمیر کا یووا روزگار چاہتا ہے, جموں کشمیر کا یووا سڑکوں پر میکڈم دیکھنا چاہتا ہے, یہاں کے پریٹک ٹورزم سے بھرے ہوں, جموں کشمیر کے ہوٹل بھرے ہوں ٹورزم کے ساتھ ساتھ. جموں کشمیر میں جب آپ سیاست, ثقافت اور میراث کی بات کرتے ہیں تو اسلام جو ورثے میں جموں کشمیر کو صوفی بزرگوں نے لایا اس کی دیکھ ریکھ کرنا بڑی ضروری ہے. لیکن شرائنز کے ساتھ ساتھ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ کے اندر جموں کشمیر میں اسلامک یونیورسٹی بھی ہے, غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی بھی ہے, درگاہ حضرت بل ہے, خان یار کا آستان عالیہ ہو, مخدوم صاحب کا, شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کا درگاہ ہو, یا زبرون اور شکر آچاریہ کی پہاڑوں میں بسے ان مندروں میں جو اہم شخصیات ایک عقیدہ لے کر جاتے ہیں. جموں کشمیر کی مہمان نوازی یہی ہے, جموں کشمیر یہی ہے. جموں کشمیر بدلتی تصویر میں امن کے ساتھ ساتھ اگر امن کا دور ہم نے دیکھا, ہم نے کیونکہ مشکل حالات پیچھے 30 برس دیکھے, تو جموں کشمیر میں مودی سرکار کے ساتھ مسلمانوں کی امیدیں بڑھ چکی ہے اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں مودی کا کاریہ جو ہے وہ میجارٹی کے ساتھ ساتھ مائنورٹیز کے لیے بھی, تمام طبقوں کے لیے جو ہے گھر واپسی, سلامتی اور امن کے ساتھ گزرے. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ مودی ملک اور مسلمان کا آج کا یہ شمارہ آپ کو سری نگر کے ڈال جھیل سے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں آپ کو ایک اور شہر لے کے چلیں گے جہاں عام لوگوں سے بات کریں گے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا مسلم میجارٹی اسٹیٹ جموں کشمیر کی طرف اور اجمیر شریف کی طرف, پرانی دلی کی طرف, لکھنؤ کی طرف, حیدرآباد کی طرف کتنا دھیان اپنے کاریہ کال میں رہا. یعقوب لالہ کے ساتھ سید تجمل, بھارت 24, سری نگر, کشمیر.